अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम अल्फा थैलेसीमिया डिजीज के टॉपिक को कवर करेंगे। याद रखिए, थैलेसीमिया एनीमिया की एक टाइप है और डेफिनेटली एनीमिया का वर्ड आपने सुन रखा होगा। यूजुअली खून की कमी के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एनीमिया के अंदर क्या होता है, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है। यानी कि जब हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम होगी तो इससे जो कंडीशन पैदा होगी उसे एनीमिया कहा जाएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की तादाद कम होगी तो इससे भी एनीमिया के सिम्टम्स जाहिर होंगे। कैसे जाहिर होंगे मैं आपको बताता हूं। डेफिनेटली आपको पता होगा हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स तक पहुंचाना। ठीक है। सो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। सो अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन रेड ब्लड सेल के अंदर कम होगी या खराब हालत में मौजूद होगी तो रेड ब्लड सेल्स अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो अगर रेड ब्लड सेल ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो एनीमिया के सिम्टम्स जाहिर होंगे। सो बेसिकली थैलेसीमिया के अंदर यही होता है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ठीक से नहीं बन पाती, जिसकी वजह से एनीमिया के सिम्टम्स जाहिर होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया थैलेसीमिया एनीमिया की एक टाइप है। एनीमिया की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें आयरन की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल ठीक से नहीं फंक्शन परफॉर्म कर पाते, जिससे एनीमिया के सिम्टम्स जाहिर होते हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो जाती है, जिससे वो रेड ब्लड सेल ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते और एनीमिया के सिम्टम्स जाहिर होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, जिसमें डेफिनेटली रेड ब्लड सेल लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया के सिम्टम्स जाहिर होते हैं। जैसा कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ऐसा हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो जाए। इसके अलावा कुछ डिजीज़ेज ऐसी होती हैं जैसे हीमोराइड, जिसे पाइल भी कहा जाता है, उसमें ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं। सो एनीमिया जब भी हमारी बॉडी के अंदर से रेड ब्लड सेल की तादाद कम हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलेंगे। सो थैलेसीमिया भी एनीमिया की एक टाइप है। ओके, थैलेसीमिया की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम अल्फा थैलेसीमिया को कवर करेंगे, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बीटा थैलेसीमिया को कवर करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया थैलेसीमिया के अंदर हमारा लिंक किसके साथ है, हीमोग्लोबिन के साथ है। सो हीमोग्लोबिन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलें देखते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या है। याद रखिए, ये एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। हमारे लंग्स में रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होती है। ऑक्सीजन लंग्स से रेड ब्लड सेल में इंटर होती है, रेड ब्लड सेल्स में जाकर हीमोग्लोबिन के साथ जाकर अटैच हो जाती है। ओके, अब रेड ब्लड सेल पूरी बॉडी में मूव करते हैं और सेल्स और टिश्यूज की तरफ जाते हैं। सो ऐसे सेल्स और टिश्यूज जहां पर एनर्जी की प्रोडक्शन करनी होती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन से प्रोटीन ऑक्सीजन हट के उन सेल्स की तरफ चली जाती है और वो सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। और बदले में जब एनर्जी की प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर हमारे लंग्स तक आती है और लंग्स से फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भेज देते हैं। सो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया होगा कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही होगी, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, फटीग और डिफरेंट सिम्टम्स जाहिर होने लगेंगे। क्लियर है। ओके, अब हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। याद रखिए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के दो कंपोनेंट हैं, एक हीम ग्रुप है और दूसरा ग्लोबिन चेन है। ठीक है। अब हीम ग्रुप जो है ये फर्दर दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आयरन का एलिमेंट आ गया और साथ में पायरोल रिंग्स आ जाती हैं और साथ में ये हीम ग्रुप के साथ जब ग्लोबिन चेन अटैच होगी तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनेगा। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ड्रा करके बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ड्रा करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, हीम ग्रुप एंड ग्लोबिन चेन। तो यहाँ पर हम एक हीम ग्रुप बना देते हैं। एक हीम ग्रुप पायरोल रिंग्स से मिलकर बना होता है। सो इस तरीके से पायरोल रिंग्स चारों साइडों से अटैच हुई होती हैं। ठीक है, ये सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और सेंटर में क्या होता है, आयरन का एलिमेंट होता है। ठीक है, 2+ की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक हीम ग्रुप आ गया। ये सिंपल करके मैंने आपको बताया, डेफिनेटली इसमें और भी बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हीम ग्रुप आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या है, हीम ग्रुप है।
ये हमारे पास आ गया हीम ग्रुप। अब इसका सेकंड कंपोनेंट आ जाता है ग्लोबिन चेन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का सेकंड कंपोनेंट क्या है? ग्लोबिन चेन। सो ग्लोबिन चेन यहां पर मैं ड्रा कर देता हूं, यानी ये हीम ग्रुप है और ग्लोबिन चेन इस तरीके से। ठीक है, इसको सराउंड किए हुए हर तरफ से। ठीक है, इस तरीके से ये ब्लैक कलर में मैंने जो ड्रा किया है अमाइनो एसिड की एक प्रोटीन, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई प्रोटीन है जिसे ग्लोबिन चेन कहा जाता है, और ये सारी साइडों से इसे कवर किए हुए है। तो ये हमारे पास एक यूनिट बन चुका है हीमोग्लोबिन का। अब याद रखिए हीमोग्लोबिन इस किस्म के 4 यूनिट से मिलकर बनी होती है ये प्रोटीन। ठीक है, तो एग्जांपल के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम मैंने हीमोग्लोबिन का बना रखी है। तो ये सेंटर में क्या आ गया? ये हीम ग्रुप आ गया। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ये जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रा कर रखी है ये ग्लोबिन चेन है। तो ये एक सब यूनिट आ गया। ठीक है, ये एक सब यूनिट आ गया। सो इसी तरीके से ये सेंटर में क्या आ गया? हीम ग्रुप आ गया। ये एक और ग्लोबिन चेन है, तो ये दूसरा सब यूनिट आ गया। ये सेंटर में हीम ग्रुप है और साइडों पे ग्लोबिन चेन है, ये तीसरा सब यूनिट आ गया। और ये सेंटर में हीम ग्रुप है और साइडों पे ग्लोबिन चेन है, ये चौथा सब यूनिट आ गया। सो 4 सब यूनिट जब आपस में मिले हैं तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो है इसे मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे जो हम बनाएंगे चीजें मैंने जो ड्रा कर रखी हैं फिर आपको समझ नहीं आएगी। ओके, अब आपको डेफिनेटली समझ आ चुकी है कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हीम ग्रुप एंड ग्लोबिन चेन। सो 4 हीम ग्रुप होते हैं, 4 ग्लोबिन चेन्स होते हैं, यानी 4 सब यूनिट मिलकर हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ओके, अब हम जरा सा ग्लोबिन चेन्स को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा का जो वर्ड लगा है ना वो इसी ग्लोबिन, इनमें से एक ग्लोबिन चेन से रिलेटेड है। सो ग्लोबिन चेन की 4 टाइप्स होती हैं, यानी 4 टाइप की ग्लोबिन चेन्स हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं। पहली जो चेन है, पहली जो टाइप है उसे अल्फा ग्लोबिन चेन कहा जाता है, अल्फा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी ग्लोबिन चेन को बीटा ग्लोबिन चेन कहा जाता है, बीटा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। गैमा ग्लोबिन चेन तीसरी टाइप है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और डेल्टा ग्लोबिन चेन चौथी टाइप है। ये 4 टाइप की हीमोग्लोबिन चेन्स मौजूद होती हैं। अच्छा, ये 4 टाइप की हीमोग्लोबिन जो चेन्स हैं, या हीमोग्लोबिन सॉरी नहीं, जस्ट हम ग्लोबिन चेन्स बोलेंगे। ये 4 टाइप की ग्लोबिन चेन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में मिलकर 3 टाइप की हीमोग्लोबिन्स बनाती हैं। ठीक है, ये 4 टाइप की ग्लोबिन चेन्स डिफरेंट कंपोजिशन में मिलकर 3 टाइप की हीमोग्लोबिन बनाती हैं। ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सो पहली हीमोग्लोबिन हम देखते हैं। ये एक ग्लोबिन चेन है। ठीक है, ये हीम ग्रुप को मैं साइड पे करता हूं, आपने इमेजिन कर लेना है कि हीम ग्रुप हर ग्लोबिन चेन के अंदर सेंटर में मौजूद है। ठीक है, यहां पर हर जगह मौजूद है। अब हमारा ताल्लुक क्या है? ग्लोबिन चेन के साथ है। ये साइड पे आपको जो नजर आ रही है। सो लेट्स से ये वाला हीमोग्लोबिन अगर हम देखें तो इसमें 2 अल्फा ग्लोबिन चेन है। ठीक है, ये वाली एक अल्फा ग्लोबिन चेन आ गई, ये एक अल्फा ग्लोबिन चेन आ गई, और इसके साथ ये जो रेड कलर में मैंने ड्रा कर रखी है ये क्या है? बीटा ग्लोबिन चेन है। क्लियर हो गया? सो जब 2 अल्फा ग्लोबिन चेन 2 बीटा ग्लोबिन चेन मिलकर एक हीमोग्लोबिन बनाती हैं तो इस हीमोग्लोबिन को HbA यानी हीमोग्लोबिन एडल्ट कहा जाता है। और ये हीमोग्लोबिन 95 to 97% हमारे ब्लड के अंदर यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है। सो इसका मतलब यह है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा एबंडेंट में, सबसे ज्यादा मिकदार में जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मौजूद होता है वो कौन सा है? HbA है, जिसके अंदर 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स हैं और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स हैं। ठीक है, सो ये HbA क्या है? हीमोग्लोबिन एडल्ट। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है? ये 2 अल्फा ग्लोबिन चेन है। ठीक है, और इसके साथ जब 2 गैमा ग्लोबिन चेन आकर अटैच होती हैं तो जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है उसे HbF कहा जाता है, हीमोग्लोबिन फीटल। फीटल से मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये वाली हीमोग्लोबिन मोस्टली आपको फीटस के अंदर देखने को मिलेगी, यानी बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है वहां पर रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ज्यादा मिकदार में वो ये वाली होती है, जिसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 डेल्टा चेन्स होती हैं। ठीक है, सो HbF से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब तीसरी टाइप की हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? इसमें 2 अल्फा चेन है, ठीक है, और 2 डेल्टा चेन है। ठीक है, ये वाली डेल्टा चेन। सो 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन जब मिलती हैं तो जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है HbA2, यानी एडल्ट ही है लेकिन ये सेकंड फॉर्म है। और इसकी मिकदार की अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो ये 1 to 3% हमारे ब्लड के अंदर
ये वाली हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। सो इसकी तादाद काफ़ी कम होती है। ठीक है, ओके। अब आपको समझ आ चुकी है कि हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट हैं, हीम ग्रुप एंड ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन चेन्स 4 टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बन के 3 टाइप की हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। पहला हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या है, जैसे HBI से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। ठीक है, और ये ज्यादा मिकदार में हमारी ब्लड के अंदर मौजूद होती है ये वाली हीमोग्लोबिन। दूसरी टाइप है फीटल हीमोग्लोबिन, HbF से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 गामा चेन्स हैं। और तीसरी टाइप की हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को HbA2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 डेल्टा चेन्स हैं, और ये काफी कम मिकदार में हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है ये वाली हीमोग्लोबिन। ओके, अब हम चलते हैं डिजीज की तरफ। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड कर लिया, अब हम डिजीज को देखते हैं। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, ये जो अल्फा चेन है ना ग्लोबिन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, और डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि अल्फा हर एक में मौजूद है। ठीक है, हर एक टाइप के हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन लाजमी मौजूद है। सो जब अल्फा चेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे जो डिजीज लगती है उसे अल्फा थैलेसीमिया कहा जाता है। यानी जब हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे जो डिजीज लगती है उसे अल्फा थैलेसीमिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम काज की तरफ चलते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया काज कैसे होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। तो डेफिनेटली अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए भी जीन मौजूद होगा हमारी बॉडी के अंदर जो अल्फा ग्लोबिन चेन को बना रहा होगा। सो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर 2 जीन्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, अल्फा चेन की प्रोडक्शन करते हैं। और आपको पता है कि क्रोमोसोम हमारी बॉडी में डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, 2n फॉर्म में होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम मां से आता है, एक बाप से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 क्रोमोसोम नंबर 16 है, तो दोनों पर 2-2 जीन्स, टोटल 4 जीन्स होंगे जो अल्फा चेन को कोड कर रहे होंगे। यानी कि हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन को बनाने के लिए हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 16 पर 4 जीन्स मौजूद होते हैं जो कि अल्फा चेन को कोड कर रहे होते हैं, यानी अल्फा चेन को बना रहे होते हैं। सो ये तो आ गई एक नॉर्मल परफेक्ट कंडीशन जिसमें चारों के चारों जो जीन्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और हेल्दी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन अगर क्या होगा कि इन चारों में से कोई एक जीन फॉल्टी हो जाए, म्यूटेशन उसके अंदर हो जाए, वो हम कह सकते हैं कि माल फंक्शन जीन हो, तो क्या होगा, ये वाला जो लेट्स से ब्लैक कलर में मैंने ड्रा कर रखा है, ये वाला जीन क्या है, फॉल्टी जीन है। तो इससे क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन हो पाएगी कि नहीं? डेफिनेटली ये वाला म्यूटेटेड जीन है तो ये अल्फा ग्लोबिन चेन को नहीं बना पाएगा। बट इसमें 3 जीन्स जो हैं वो अल्फा ग्लोबिन चेन को बना रहे होंगे। सो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर कोई सिम्टम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ज्यादातर जीन्स अल्फा प्रोटीन को बना रहे हैं, तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन अच्छे से हो रही होती है। सो ऐसे इंडिविजुअल को अल्फा साइलेंट थैलेसीमिया इंडिविजुअल्स कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर कोई भी सिम्टम जाहिर नहीं होता। अल्फा जीन इनके अंदर म्यूटेटेड फॉर्म में मौजूद है बट वो साइलेंट म्यूटेशन है, हम कह सकते हैं कि उस म्यूटेशन का कोई असर नहीं हो रहा, कोई सिम्टम अपीयर नहीं हो रहा। इसके अलावा इन्हें कैरियर्स भी कहा जाता है या थैलेसीमिया ट्रेट भी कहा जाता है, ये डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। इस सिनेरियो को दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा इंडिविजुअल जिसमें 4 जीन में से कोई एक जीन फॉल्टी है बट उस फॉल्टी जीन का इस इंडिविजुअल की हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई स्पेशल सिम्टम जाहिर नहीं होता। सो ऐसे इंडिविजुअल को अल्फा साइलेंट, अल्फा कैरियर, अल्फा ट्रेट थैलेसीमिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम इसके आगे एक और सिनारियो की तरफ चलते हैं जिसमें ये 2 क्रोमोसोम पर जो 4 जीन्स हैं इनमें से 2 जीन्स फॉल्टी हो चुके हैं। ठीक है, ये 2 जीन्स किसी एक क्रोमोसोम के दोनों जीन्स हो सकते हैं, जो दोनों क्रोमोसोम का एक जीन हो सकता है। सो जब 2 जीन फॉल्टी होंगे तो 2 जीन करेक्ट हैं। सो ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर जो थैलेसीमिया की कंडीशन लगेगी उसे अल्फा माइनर थैलेसीमिया कहा जाता है, यानी लिटिल और नो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे या न होने के बराबर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे क्योंकि 2 जीन फॉल्टी हैं लेकिन 2 जीन अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इनफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, सो माइनर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादातर एशियन पीपल में देखने को मिलता है और ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादातर अफ्रीकन के अंदर होता है, यानी दोनों इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 2 क्रोमोसोम पर एक जीन फॉल्टी है और इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन फॉल्टी हैं और दूसरे क्रोमोसोम के दोनों जीन हेल्दी हैं। क्लियर है? ओके, अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, 3 जीन फॉल्टी आ गए, एक जीन हेल्दी है। अब डेफिनेटली इस इंडिविजुअल के अंदर
बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ एक हेल्दी कापी है और 3 फॉल्टी जीन्स हैं, और ये फॉल्टी जीन से कोई भी अल्फा चैन की प्रोडक्शन नहीं होगी। सो ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसी कंडीशन को हीमोग्लोबिन एच या अल्फा मेजर थैलेसीमिया कहा जाता है। ठीक है, सो मेजर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रही होगी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, उसमें बीटा चेन ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है ये वाली जो ज़्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है HbA जिसे कहा जाता है, इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा होती हैं। अब अल्फा चेन अच्छे से नहीं बन पा रही तो बीटा चेन ज़्यादा बन के आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगी, टेट्रामर्स बनते जाएंगे। सो ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा चेन हमें देखने को मिलेगी, और वो नॉन फंक्शनल होंगे, डेफिनेटली हीमोग्लोबिन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही होगी। सो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो कौन से सिम्टम्स होंगे थोड़ी देर में हम देखते हैं। एक चौथी कंडीशन है, उसे भी देख लेते हैं, जिसमें चारों के चारों जीन्स फॉल्टी होंगे। जब चारों के चारों जीन्स फॉल्टी होंगे, डेफिनेटली ऐसे इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं बनेगी, अल्फा चेन बिल्कुल नहीं बनेगी, सो फॉल्टी हीमोग्लोबिन बनेगी। सो ऐसे इंडिविजुअल को HP बार्ड्स कहा जाता है, और ये माँ के पेट के अंदर ही मर जाते हैं। सो ये इंडिविजुअल्स तो बचते ही नहीं है। सो हमारा जो मेन कंसर्न है वो ऐसे इंडिविजुअल्स का है जिनके 3 जीन्स फॉल्टी हैं, एक हेल्दी है। सो ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर सिम्टम्स जाहिर होते हैं। इसके अलावा ये वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, इनमें लिटिल या नो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट डेफिनेटली ये कैरियर होते हैं, यानी इनकी जब आगे मैरिजेस होती हैं तो दूसरा जो पार्टनर है उसके अंदर भी कोई फॉल्टी जीन है, तो इस टाइप का मेजर जो इंडिविजुअल है उसके प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, सो ये जो 4 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, दोबारा से क्विकली रिव्यू कर लेता हूँ ताकि सिम्टम्स समझने में आसानी हो। ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 16 पर 4 जीन्स मौजूद होते हैं। आपको पता है क्रोमोसोम 2n की फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम की 2 कापीज होती है, एक मेल पेरेंट से आती है, एक फीमेल पेरेंट से आती है। सो अल्फा चैन को कोड करने के लिए एक क्रोमोसोम नंबर 16 पर 2 जीन्स हैं। सो क्रोमोसोम नंबर 16 की 2 कापीज हैं, तो टोटल 4 जीन्स हैं जो अल्फा चैन को कोड कर रहे हैं। ओके, सो ये नॉर्मल इंडिविजुअल का केस है। एक साइलेंट जो इंडिविजुअल है, कैरियर जिसे हम जेट्रेट थैलेसीमिया कह सकते हैं, इस इंडिविजुअल के अंदर एक जीन फॉल्टी होता है, 3 हेल्दी होते हैं। सो कोई सिम्टम जाहिर नहीं होता, बट ये कैरी कर सकता है डिजीज को आगे। फिर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 जीन फॉल्टी होते हैं, 2 हेल्दी होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल के अंदर माइनर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 जीन फॉल्टी होते हैं, एक हेल्दी होता है। ऐसे इंडिविजुअल में मेजर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें चारों जीन फॉल्टी होते हैं, ऐसे माँ के पेट के अंदर ही मर जाते हैं, क्योंकि इनका अल्फा चैन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती। अब हम सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। सिम्टम में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी को। डेफिनेटली हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से। ठीक है, अब लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है लेकिन हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन ही कम है, रेड ब्लड सेल्स कम मिकदार में है। सो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंचेगी तो पूरी बॉडी में अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। सो जो कंडीशन अगर होगी उसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। अब ये जो हाइपोक्सिया कंडीशन पैदा होती है, ये आगे काज करती है हीमोलाइसिस को, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, सो हमारे जो बोन मैरो है, आपको पता है ना रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनते हैं? जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो मौजूद होता है, सो एजेस वगैरह पर मौजूद होता है, स्कल बोन के अंदर मौजूद होता है, डिफरेंट जगह पर रेड बोन मैरो मौजूद होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कर रहा होता है। ठीक है, अब हाइपोक्सिया की वजह से सिग्नल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करनी है, बट जैसे ही ये सेल रिप्रोड्यूस होने लगते हैं फॉल्टी जीन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल्स ठीक तरीके से प्रोलिफरेट होकर आगे प्रोड्यूस नहीं हो पाते। सो इनकी जो बोन्स हैं वो इनलार्ज होना शुरू हो जाती हैं, लीड टू बोन इनलार्जमेंट। ठीक है, बोन एक्स्ट्रा बड़ी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनके फेसेस जो हैं, हेड बोन जो है वो बड़ी हो जाती है, जो चीक बोन्स बड़ी हो जाती हैं। सो इस कंडीशन को चिपमॉन्क फेस कहा जाता है, जो कि मेजर सिम्टम्स मेजर पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। थैलेसीमिया के जो मेजर पेशेंट्स हैं उनके अंदर चिपमॉन्क फेस की कंडीशन सिम्टम्स देखने को मिलती है, यानी उनका स्कल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और चिपमॉन्क की तरह उनकी शक्ल होती जाती है। ओके, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है, यानी डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, हमारा हार्ट ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा होगा और ब्रेथ की शॉर्टनेस देखने को मिलेगी। फटीग होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन कम होगी, बॉडी में थकावट देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी। जॉन्डिस हमें देखने को मिलेगा। जॉन्डिस क्या है, जिसे हम पीला जरकान भी बोलते हैं। डेफिनेटली रेड ब्लड सेल जो है उनकी ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही होगी,
कहाँ पर हो रही होगी मैं अभी आपको बताता हूँ, बट ज़्यादा जब उनकी ब्रेकडाउन होगी तो बिलीरोबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बिलीरोबिन क्या करता है फिर आगे जॉन्डिस यानी पीला जरकान अपीयरेंस दे रहा होता है। इसके अलावा आयरन की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी आयरन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, वो रिलीज़ नहीं हो रहा होता, फीसेस से नहीं निकल रहा होता, क्योंकि हमारी बॉडी ये समझ रही हो रही होती है कि अगर आयरन ज़्यादा होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से ऐसे इंडिविजुअल्स का जो कलर है वो ब्लूइश अपीयरेंस दे रहा होता है। सो आयरन की एक्यूमुलेशन की वजह से और भी नुकसान होते हैं, हार्ट पर इफेक्ट पड़ते हैं, लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ओके, सो हीमोलाइसिस देखने को मिलता है। हीमोलाइसिस बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसमें पहली डिस्ट्रक्शन तो डेफिनेटली हमारे रेड बोन मेरो के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, यानी बोन मेरो से जैसे ही रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं वहां पर ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर अगर बनकर निकलते हैं तो हमारी सर्कुलेशन से होते हुए जब स्प्लीन तक पहुंचते हैं तो स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस यानी स्पेशल टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये वाले रेड ब्लड सेल काम के नहीं है, तो ऐसे रेड ब्लड सेल्स को स्प्लीन किल करना शुरू कर देते हैं, यानी हमारी जो तिल्ली है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स ये फाल्टी रेड ब्लड सेल्स की डेथ अगर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, स्प्लीन ज्यादा ओवरलोड में काम कर रहा होता है तो इसकी वजह से स्प्लीन की इनलार्जमेंट भी देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा बड़ा होता जाता है स्प्लीन। इसके अलावा लिवर भी बड़ा होता जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया आयरन और बिलिरोबिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो ये लिवर को जाकर अफेक्ट करते हैं और लिवर भी ज्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है, ज्यादा मतलब डिटॉक्सिफाई करने के लिए ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करते करते ये बड़े हो जाते हैं। सो इस कंडीशन को हेपेटोसिप्लिनोमेगाले कहा जाता है, यानी स्प्लीन और लिवर का एक्स्ट्रा बड़ा हो जाना, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है, यानी कि सिम्टम्स में हड्डियां बड़ी हो जाती हैं, लिवर और स्प्लीन बड़ा हो जाता है, एक्स्ट्रा बड़ा हो जाता है, और ये ठीक से फिर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। सो होपफुली आपको ये सिम्टम समझ आए होंगे। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया को डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाता है और रेड ब्लड सेल का लेवल देखा जाता है। अगर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कम है तो ये एक इंडिकेशन है कि थैलेसीमिया का ये पेशेंट है, क्योंकि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही और बोन ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कर रही हैं, जो कि नॉन फंक्शनल रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसके अलावा एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इसे कहा जाता है, यानी कि ब्लड का रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम देखा जाता है और उसकी साइज वगैरह को देखा जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो हमें पता चलता है कि रेड ब्लड सेल डिफरेंट साइजेस के मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ठीक हालत में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो रही है, साइज ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा, सो इससे भी डायग्नोसिस हो जाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि थैलेसीमिया की कौन सी टाइप है, अल्फा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप सेपरेट हो जाती हैं और पता चलता है कि थैलेसीमिया कौन सा है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है, जिसमें हमें जीन का फाल्टी जीन का पता चलता है। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो थैलेसीमिया का वाहिद ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ठीक है। ऐसे लोगों को ब्लड दिया जाता है, डेफिनेटली नॉर्मल इंडिविजुअल से जब ब्लड जाएगा तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन एक्टिव फॉर्म में मौजूद होगी, सो ऑक्सीजन कैरिंग चलती रहेगी। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल के अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया आयरन ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा हो जाता है, सो उसको रिमूव करने के लिए आयरन की लेशन थेरापी होती है, जिसमें कुछ केमिकल के जरिए आयरन को बॉडी से रिमूव करवाया जाता है। इसके अलावा बोन मेरो ट्रांसप्लांट एक और मेथड है, जिसमें बोन मेरोज हेल्दी बोन मेरोज डाले जाते हैं, और बोन मेरो का काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करना। सो ऐसे सेल्स डाले जाते हैं जिनके अंदर जो जीन है वो हेल्दी जीन है और वो हेल्दी आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है। सो ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।